हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस। रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है प्रॉपर्टी और नंबर के टाइप्स के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का। आज का टॉपिक हम लोगों का है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसी डिवीजन लेमा के आधार पर हम लोग पहला एक्सरसाइज 1.1 आज क्लियर करेंगे, उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं प्रमेयिका यानी लेमा के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कि लेमा क्या होता है। तो लेमा को नॉर्मली डिफाइन किया गया है कि लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने में या तो फिर जांच करने में किया जाता है। लेमा को इस तरह डिफाइन किया गया है। चलिए हम लोग डेफिनेशन लिख लें पहले कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ये लेमा का एक फॉर्मल डेफिनेशन हुआ कि प्रमेयिका या लेमा होता क्या चीज़ है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने में अथवा जांच करने में किया जाता है। तो अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग जब पढ़ेंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्रमेयिका क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो आप लोगों ने नाम यूक्लिड का जरूर सुना होगा। यूक्लिड का योगदान कंट्रीब्यूशन जो है ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा है। आमतौर से यूक्लिड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ज्योमेट्री की कोई बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्लिड का बहुत सारा योगदान अंक गणित में भी दिया गया है, यानी अरिथमेटिक में भी, नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बातें कही है। और उन्हीं बातों में से ये भी एक कॉन्सेप्ट है विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका एक्चुअली में हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं है, बल्कि ये पुरानी चीज़ है जिसके बारे में पहले से हम लोग जानते थे। बस उसका लिखित विवरण जो है यूक्लिड के बुक द एलिमेंट, नाम सुना होगा आपने, द एलिमेंट बुक की रचना जो की थी यूक्लिड साहब ने की थी। तो यूक्लिड के बुक द एलिमेंट में इसका लिखित विवरण मिलता है और वहीं से हम लोग इस विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट जानते हैं। तो विभाजन प्रमेयिका एक्चुअली में क्या था? आपको याद होगा जब भी आप भाग करते हैं किसी क्रिया में तो भाग की क्रिया का जांच करने के लिए आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उसी स्टेटमेंट को हम लोग विभाजन प्रमेयिका कहे हैं। उसी स्टेटमेंट को विभाजन प्रमेयिका कहा गया है, लेकिन बस उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सिस्टमेटिकली आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो आइए, इसका स्टेटमेंट क्या है? कहा गया है कि यदि ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो अन्य पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार मौजूद है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान
0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b हो। मीन्स r इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 बट लेस देन b। इसको आप पढ़ सकते हैं इस तरह से कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। r इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 बट लेस देन b, ये पढ़ा जाएगा। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट कि यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो अन्य पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार मौजूद है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से। क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप ध्यान दें, a बराबर bq प्लस r, गौर करें, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी a और b दो संख्याएं जो आपको दी जाएंगी और q यानी कोसेंट भागफल, जबकि r रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। इस पर और इस पर दोनों पर हम बात करेंगे तो विभाजन प्रमेयिका हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्या कहना चाहा, यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो आइए हम लेते हैं कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं क्या, जैसे हम लेते हैं 15 और 6। मान के चलिए 15 और 6 हमारे सामने कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं और हम इनके लिए विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, विभाजन प्रमेयिका इन पर लागू करना चाहते हैं। कैसे लागू होगा, सिंपल सी बात है, कहा गया कि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सीधी सी बात, धनात्मक पूर्णांक नेचुरल नंबर। तो आपके सामने दो नेचुरल नंबर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है 15 और 6। तो अब इसके अंदर q और r इस तरह से मौजूद है कि आप इनको लिख पाएंगे a बराबर bq प्लस r। कैसे होगा ये चीज, आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आप यहां इस तरह करेंगे कि माना कि, पूरा सिस्टमेटिक चलते हैं हम लोग, जैसा यूज करेंगे आगे चलकर हम लोग। माना कि बड़ी संख्या को आप a मानोगे, a बराबर 15, और छोटी संख्या को आप b मानोगे, b बराबर 6। तो a बराबर 15, b बराबर 6। अब क्या बोला कि इसके अंदर ही q और r इस तरह से मौजूद है कि हम इसको लिख पाएंगे a बराबर bq प्लस r। तो अगर हमको अप्लाई करना है विभाजन प्रमेयिका तो हम यहां पर लिखेंगे यूक्लिड, ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है प्रमेयिका का स्टेटमेंट, a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा है बराबर लेकिन छोटा b से। इसी स्टेटमेंट पर तोड़ना है। आइए देखते हैं, a 15 तो लिखिए 15 बराबर b 6 गुना q क्या होगा, तो 6 से 15 में जितनी मर्तबा भाग लगेगा वही q होगा। q मतलब यहां कोसेंट यानी भागफल। तो 6 से 15 में कितनी मर्तबा लगेगा, 6 दूनी 12 प्लस रिमाइंडर हासिल क्या बचेगा 3, तो लिखेंगे 3। तो 15 और 6 को जो हम लोगों ने लिखा कि 15 बराबर 6 गुना 2 जोड़ 3, तो यही स्टेटमेंट हमारा कहलाया। 15 और 6 पर हमने विभाजन प्रमेयिका अप्लाई कर दिया, विभाजन प्रमेयिका अप्लाई हुआ इन पर। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हम एक और लेके देखते हैं आपको। जैसे एक नंबर हम ले लें 50 और 8, क्या लिए 50 और 8, इन पर अगर हमको विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे अप्लाई, आइए समझते हैं। तो नॉर्मल वे में चलना है आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है कि a बराबर बड़ी संख्या जो दोनों में होगी उसी को a कहेंगे, a बराबर 50 और छोटी संख्या को b, तो b बराबर 8। अब आप लिखोगे विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से क्या है विभाजन प्रमेयिका, a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से। तो इस पर आइए हम इसको तोड़ते हैं या सेट करते हैं। a का मान 50, b का मान 8। तो चलिए a यानी कि लिखेंगे 50 बराबर b यानी कि 8। तो अब q क्या होगा, तो 8 से 50 में जितनी मर्तबा भाग लगेगा, 8 छक्के 48 प्लस हासिल क्या बचा, शेषफल क्या बचा 2। तो q का मान हो गया 6, r का मान हो गया 2।
तो इस तरह 50 और 8 को हम लोगों ने जो लिखा 50 बराबर 8 गुना 6 जोड़ 2, यही स्टेटमेंट 50 और 8 के लिए विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट कहलाया। ठीक इसी तरह हम कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम अगर और एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे अगर हम लिखें 970 और 25 अगर लेते हैं, 970 और 25 अगर हम लें और उस पर हम विभाजन प्रमेयिका अगर देना चाहें तो किस तरह देंगे। तो देखिए सबसे पहले बोलेंगे माना कि बड़ी संख्या को a, जो बड़ी होगी दोनों में, तो a बराबर हुआ 970 और b बराबर लेंगे 25। अब विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से। तो a क्या है 970 बराबर b यानी कि 25 गुना, तो 25 से 970 में कितनी मरतबा भाग लगेगा। तो हम जितने भी नंबर अब तक लिए वो छोटा छोटा नंबर था, ओरली भाग दे दिया। अब थोड़ा नंबर बड़ा हो गया तो चाहे तो आप बगल में कहीं पर भाग दे सकते हैं। 25 से आप भागा दें 970 में तो कितनी मरतबा लगेगा, 3 मरतबा। 25 दिया 75, 4 मरतबा ज़्यादा हो जाएगा 100, तो 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2। उसके बाद उतारेंगे 0 को, तो 25 से 25 अट्ठे 200, तो शेषफल क्या बचा 20। तो हम क्या लिख सकते हैं, भागफल का मान क्या हुआ 38, तो ये मेरा हो गया Q, शेषफल का मान 20, ये मेरा हो गया R। तो हम लिख सकते हैं 25 गुना 38 और प्लस शेषफल क्या है 20, तो लिखेंगे 20। तो इस तरह हम लोगों ने 970 और 25 को भी विभाजन प्रमेयिका के आधार पर तोड़ा। तो इस प्रकार 970 बराबर हुआ 25 गुना 38, 38 मरतबा भागा लगा, प्लस शेषफल बचा 20। तो इस तरह हम लोग विभाजन प्रमेयिका किसी भी 2 नंबर पर अप्लाई करते हैं। यही चीज़ आपको सीखना है मेनली, यही आपका पहला एक्सरसाइज को बनाने में बहुत मदद करेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले लें 13,576 ले लें और दूसरा एग्जाम्पल ले लें 125 ले लेते हैं। 125, 13,576 और 125, ये 2 एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर इसको अगर विभाजन प्रमेयिका लागू करना चाहते हैं कैसे लागू करेंगे, तो आइए बोलेंगे माना कि a बराबर, बड़ी संख्या कौन है दोनों में 13,576 और अच्छा b बराबर क्या मानेंगे 125 को। b मेरा क्या हो गया 125। अब हम लोग इसके लिए विभाजन प्रमेयिका कथन लिखें तो किस तरह लिखेंगे, संख्या बड़ी है तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा है बराबर छोटा b से। तो कैसे लिखेंगे हम 13,000 क्या है 576, इसमें भागा देते हैं हम किससे, तो 125 से। तो आइए देते हैं कितने मरतबा भागा देंगे, तो 1 मरतबा, 125 से कम 125, 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 1, खत्म कहानी। 7 को उतारेंगे तो 125 से कितनी मरतबा भाग लगेगा, तो भाग यहाँ 1 मरतबा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 0 बार देंगे भागा 0। 125 गुना 0 0 हो जाएगा, 107 में से 0 गया 107 ही बचेगा। फिर उतारेंगे 6 को, कितनी मत लगेगा 12 7 84, 12 98, 12 नामा 108 ज़्यादा हो गया, देख लो यहाँ पर 107 है, इसका मतलब 8 मरतबा लगेगा भागा ये। तो 8 पंचे 40 के 0, हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, हाथ में रहा 2, 8 एकम 8 2 10, क्या बचा 76। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 125 को जब हम भागा दिए 125 से भागा दिए 13,576 में, तो भागफल हुआ 108 और शेषफल हुआ 76। तो वो लिखा जाएगा 13,576 यानी a बराबर b यानी कि 125 गुना q यानी कि 108 प्लस r, शेषफल क्या बचा 76। तो इस तरह हमने उन 2 संख्याओं पर भी विभाजन प्रमेयिका अप्लाई किया। यही कहना चाहता है विभाजन प्रमेयिका। और दूसरी बात एक और, वो r के बारे में भी हम लोग इसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो आपने क्या देखा कि r का मान या तो 0 होगा, 0 कब होगा, जब पूरी भाग लग जाएगा तो r का मान 0 हो जाएगा। लेकिन r का मान 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन ध्यान रहे b मतलब होता है भाजक,
भाजक से हमेशा छोटा होगा। हर जगह देखें, b आपका 6 है तो शेषफल 3, 6 से छोटा। b आपका 8 है तो शेषफल 2, 8 से छोटा। b आपका 25 है तो शेषफल 20। b आपका 125 है तो शेषफल 76। हमेशा शेषफल का मान भाजक b से छोटा होता है। इसका एक और चीज समझ सकते हैं, इसका ये जो लिखा हुआ है ये हमको एक और बात बतलाता है कि अगर कभी भाजक तय हो जाए, b का मान तय हो जाए, तो हम वहां पर शेषफल निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कहने का मेरा मतलब यह हुआ, दुनिया के किसी भी नंबर में अगर आप 5 से भागा लगाते हो तो शेषफल क्या क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले पूरा पूरी भाग लगा तो 0 होने की संभावना है, फिर 1, 2, 3 और 4। इन 5 संख्याओं के अलावे कोई अदर नंबर शेषफल कभी नहीं होगा जब हम 5 से भागा देंगे। यही बात सिखाया है, ये सिखाया हमको, है ना। उसी तरह मान के चलिए अगर आप 3 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, दुनिया के किसी भी नंबर में अगर आप 3 से भागा दोगे तो वो कहता है कि शेषफल का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b यानी भाजक से छोटा। तो b यहां पर 3 हुआ तो शेषफल देखो पूरा पूरी भाग लगेगा तो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है और 2 बच सकता है। ये निर्धारित कर रहा है शेषफल। अर्थात विभाजन प्रमेय का 2 बात बताता है। नंबर 1 कि जब भी कोई 2 संख्या हमारे पास रहेगा प्राकृत संख्या के रूप में, तो हम उसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के रूप में, अर्थात a बराबर bq प्लस r के रूप में। और दूसरा कि उसमें जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा r, वो हमेशा 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन भाजक b से हमेशा छोटा होगा। इतना ही बात विभाजन प्रमेयिका में कही गई है। तो आपने विभाजन प्रमेयिका अच्छी तरह से समझा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग विभाजन प्रमेयिका के आगे पढ़ेंगे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। टॉपिक हम लोगों का है एल्गोरिथम, यानी हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आइए अब हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम के बारे में कहा गया है कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज होगा जो किसी न किसी विशेष समस्या को हल करने की एक विधि या एक मेथड हमें प्रदान करती है, हमें देती है। ये एल्गोरिथम का एक डेफिनेशन हुआ। अब इसको समझने के लिए एक विभाजन एल्गोरिथम आप जब पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन अच्छी तरह आपके दिमाग में सेट होगा कि ये आखिर ऐसा क्यों कहा गया है इसमें। तो चलिए इसका पहले नॉर्मल डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित मतलब होता है वेल डिफाइंड, अंग्रेजी में मतलब जो पहले से डिफाइंड हो। सुपरिभाषित चरणों की, चरण यानी स्टेप्स, चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विशेष समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। ये इसका एक नॉर्मल डेफिनेशन हुआ जो हम लोगों ने एल्गोरिथम के बारे में देखा। अब किस तरह एल्गोरिथम के अंदर सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है और इससे कोई समस्या सॉल्व होता है, इसको समझने के लिए आइए हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है तो आपको बता दूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अलग से कुछ नहीं है, बल्कि अभी अभी जो आपने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी के आधार पर किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के HCF यानी मौसा निकालने की एक विधि है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप मौसा निकालते हैं जिसमें सुपरिभाषित चरण यानी पहले से डिफाइन किया हुआ चीज अप्लाई होता है। वो कौन सा चीज अप्लाई होता है तो विभाजन प्रमेय का जो आपने पढ़ा उसी का अप्लाई करके हम विभाजन मौसा निकालेंगे जब, तो वो कहलाएगा विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए नॉर्मल डेफिनेशन हम पहले लिख दें आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन
है ना, कॉमा देकर यूक्लिड, सॉरी यहां नहीं कॉमा देंगे, यहां देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF यानी मौसा निकालने की एक विधि है ना। ये हम इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं, ये डिफाइन किया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF यानी मौसा निकालने की एक विधि है। अब सवाल ये है कि हम इसमें मौसा कैसे निकालते हैं विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके। ये बात समझने के लिए हम लोगों को कुछ सवाल देखना होगा इस पर, है ना। बस दिमाग में इतनी बात याद रखनी है, विभाजन एल्गोरिथ्म मौसा निकालने की एक विधि है जिसमें हम लोग विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग पहला एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। आप चाहें तो उसको नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल। सवाल क्या है? निम्न संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर 1 है 135 और 225, सवाल नंबर 2 196 और 38,220 और सवाल नंबर 3 867 और 255। इन तीनों सवालों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला सवाल आइए देखते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथ्म में विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF निकालते हैं। तो आइए उसी को हम अप्लाई करते हैं पहला सवाल पर। तो सबसे पहली बात, अगर आपको मौसा निकालना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले करेंगे ये, उनमें से बड़ी संख्या को मानेंगे A और छोटी संख्या को मानेंगे B। तो आइए कहेंगे माना कि A कौन है, इसमें बड़ा कौन है 225, तो माना कि A बराबर 225 और कहेंगे तथा B बराबर 135। A मान लिए 225 को, B मान लिए 135 को। अब क्या करना है? तो इन दो संख्याओं के लिए विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट लिखना है। विभाजन प्रमेयिका जो अभी भी सिखाया गया आपको। आइए लिखते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और वो प्रमेयिका क्या है? तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा B से। इसी पर हमको तोड़ना है इन दो संख्याओं को, 225 और 135 को। तो आइए तोड़ेंगे। तो यहां हम लिखते हैं स्टेप 1, पहला स्टेप। तो A क्या है हमारा? 225 बराबर B यानी कि 135 गुना। अब Q और R का मान कैसे खोजेंगे हम? तो 135 से भागा देंगे, जितना भागफल आएगा वो Q का मान, जो शेषफल होगा वो R का मान। तो आइए हम भाग देते हैं। तो संख्या बड़ी है तो बगल में ही भाग दे देते हैं हम। 135 से भागा देना होगा 225 में। कितनी मरतबा भाग लगेगा? एक बार। 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया, 3 गया तो 9, यानी एक मरतबे भाग लगा। तो Q का मान हो गया 1 प्लस R क्या हो गया मेरा? 90। तो जब हम दिए गए संख्याओं के लिए विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखेंगे, तो कथन लिखने के बाद अगर शेषफल का मान 0 आ जाए, शेषफल का मान 0 आ जाए, तो उसी स्टेप में भाजक B का मान उनका HCF हो जाएगा। लेकिन अगर शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तो आप स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, यानी कथन दोबारा लिखेंगे। तो रिपीट कब करेंगे? जब R का मान 0 नहीं होगा। जैसा कि यहां पर R 90 हो गया तो हम लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0। तो कथन फिर से एक बार रिपीट होगा। रिपीट किसके लिए करेंगे? याद रखिएगा हमेशा रिपीट होता है B और R के मानों के लिए। B और R, जो B का मान होगा वो, जो R का मान होगा उसके लिए कथन को दोबारा लिखेंगे। अर्थात स्टेप सेकंड में जब हम आएंगे तो ये जो 135 है
ये मेरा ए बन जाएगा, 90 जो है वो बी बन जाएगा। लेकिन उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, मन में सोचेंगे कि ए 135 है, बी 90 है। 135 और 90 के लिए कथन लिखना है, तो ए बराबर, कथन है ए बराबर, ए मतलब 135 बराबर 90, बी हो गया। तो 90 गुना, अब 90 से भागा दीजिए अब 135 में, कितनी मरतबा भाग लगेगा? तो आइए देते हैं 90 से भागा 135 में, तो 90 एकम 90, तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, तो 90 से भागा लगा एक बार में और शेषफल क्या हुआ? शेषफल हुआ 45, तो लिखेंगे 45। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में भी शेषफल का मान 0 नहीं आया, शेषफल 45 आया। अगर सेकेंड स्टेप में शेषफल का मान 0 आता तो सेकेंड स्टेप का जो भाजक b का मान होता वो दिए गए संख्याओं का HCF हो जाता, लेकिन r का मान 0 नहीं है। इसका मतलब कथन एक बार फिर रिपीट करेंगे, अर्थात रिपीट किसके लिए करेंगे? b और r के मानों के लिए, b और r के मानों के लिए। तो आइए रिपीट करते हैं, फिर से लिखेंगे। चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर स्टेप हमारा हो जाएगा थर्ड। 90 और 45 के लिए कथन दीजिए इस बार आप, तो 90 जो कि बन जाएगा a, तो लिखेंगे 90 बराबर b, 45 हो जाएगा। तो 45 से बोलिए कितनी मरतबा लगेगा भागा? 45 से भाग 90 में लगेगा 2 बार में, है ना। यहां पर दे भी दीजिए आप चाहें तो, 45 दूनी 90, शेषफल क्या आया? 0, यानी लिखेंगे हम 45 गुना 2 प्लस शेषफल का मान 0। तो स्टेप थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा? यही कि इस स्टेप में r का मान क्या आया? 0। तो जिस स्टेप में r का मान 0 आएगा उसी स्टेप का भाजक b का मान दिए गए संख्याओं का HCF होगा। तो स्टेप थर्ड में r का मान 0 हुआ तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि यहां r बराबर 0 है अतः HCF क्या क्या? 135 और 225 था, तो 135 225 बराबर क्या हो जाएगा? जिस स्टेप में r का मान 0 आया है उसी स्टेप का भाजक b का मान HCF होता है। तो भाजक b का मान 45 है, इसलिए 45 हमारा क्या हो गया? HCF। यही मेरा हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकाले। अब जरा सा विभाजन एल्गोरिथ्म का डेफिनेशन जो लिखे थे उसको समझ लेते हैं। एल्गोरिथ्म किसको कहा था हमने? कि जो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विशेष समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। तो आप देखें यहां है क्या, विभाजन एल्गोरिथ्म में है क्या? सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला, एक सीरीज है। जैसे ये पहले से डिफाइन है विभाजन परमेयिका के रूप में, ये डिफाइन है विभाजन परमेयिका के रूप में। विभाजन परमेयिका को यूज कर रहे हैं आप एक सीरीज के रूप में, और इससे एक समस्या क्या हल हो रहा है? तो HCF निकाला जा रहा है। तो यही डेफिनेशन था एल्गोरिथ्म का जो यहां पर लागू होता है। तो ये पूरा सीरीज मेरा एल्गोरिथ्म कहलाया। ये पूरा जो प्रक्रिया हमने किया ये एल्गोरिथ्म हुआ, और इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप यूज क्या किया? तो विभाजन प्रमेयिका। इस तरह से आप सवाल नंबर 1 समझे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 को किस तरह बनाएंगे देखिए, जैसे अभी अभी आपने सीखा बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। 196 और 38,220 इन दोनों का HCF निकालना है, मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो क्या करें? सबसे पहले दी गई संख्याओं में बड़ी संख्याओं को मानना है a। तो आइए हम लोग लिखेंगे, माना कि a बराबर 38,220, और फिर हम लोग लिखेंगे b बराबर 196। जो छोटी संख्या होगी उसको हम लोग b मानेंगे। अब हमें अगर निकालना है HCF तो दिए गए संख्याओं के लिए विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका क्या है? तो यही कि a बराबर BQ प्लस R, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से। तो इन दो संख्याओं के लिए पहली बार कथन लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं यहां स्टेप 1। क्या है संख्या? 38,220 और 196। तो 38,220 जो कि a हो गया 38,220 बराबर b,
यानी कि 196 गुना क्यू क्या होगा, तो जितनी मर्तबा भागा लगेगा वो मेरा क्यू होगा। तो भाग आइए देते हैं हम बगल में, संख्या बड़ी है तो आराम से बगल में भाग दीजिए। 196 से भागा देना है 38,220 में, तो किस तरह भागा देंगे, देखिए 19 दूनी 38, लेकिन 2 छक्के 12 के 2 हासिल बचेगा तो 38 एक 39 हो जाएगा। तो भागा कितनी मर्तबा लगेगा, एक बार में। पहले 196 एकम 196, 12 में से 6 गया 6, 7, 17 में से 9 गया 8, यहां 2 में से 1 गया 1। अब उतारेंगे अगला नंबर 2, कितनी मर्तबा लगेगा, तो देखिए यहां 1 2 3, यहां 1 2 3 4, कैसे पता लगाइएगा, तो यहां का 2 अंक, यहां का 3 अंक देखकर पहाड़ा पढ़िए। 19 का पहाड़ा पढ़िए, 186 में भागा देना है ऐसे समझ के। तो 19 9 171, 9 मर्तबा क्या होता है, 19 9 171, इसका मतलब 9 मर्तबा भाग लगने वाला है। यहां पर 9 मर्तबा दीजिए। 9 छा के 54 के 4, हाथ रहा 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ रहा 8, 9 एकम 9, 8 17। तो देखते हैं घटाकर क्या बचेगा, 12 में से 4 गया 8 और यहां 5, तो 15 में से 6 गया 9, यहां खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब क्या उतारेंगे, 0। अब कितनी मर्तबा लगेगा, 3 अंक 3 अंक बराबर है, तो बराबर देखेंगे 2 अंक और 2 अंक। चलिए 19 से पहाड़ा पढ़िए 98 में देने के लिए, तो 19 पचे 95, 5 मर्तबे लग रहा है तो दीजिए 5 मर्तबे। 5 छक्के 30 के 0, 5 9 45, 3 48 के 8, 5 एकम 5 4 9, शेषफल क्या हुआ, 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 196 गुना 195 जोड़ आर का मान 0। तो यहां हमने क्या देखा, पहले ही स्टेप में आर का मान 0 हो गया। तो जिस स्टेप में भी आर का मान 0 होगा उसी स्टेप के भाजक बी का मान HCF कहलाता है। तो भाजक बी का मान, ध्यान रहे भाजक बी, उल्टा नहीं करना है, भागफल नहीं बोल देना है, भाजक बी का मान। तो स्टेप 1 का भाजक बी क्या है, 196। तो इसका मतलब 196 ही इन दो संख्याओं का HCF होगा। तो हम लिख सकते हैं फाइनली कि अतः HCF 38,220, 196 बराबर क्या होगा, तो 196। ये मेरा आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 2 था, आप चाहे तो इसको नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 इसके बाद देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 क्या है, 867 और 225, उन दोनों का हम लोग अब HCF निकालने की कोशिश करते हैं। आइए, तो क्या बताया गया आपको, दिए गए संख्याओं के लिए अगर आपको लगाना है विभाजन प्रमेय का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे माना कि A बराबर 867 तथा B बराबर 255 है ना। बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, दिए गए संख्याओं पर विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, प्रमेय का कथन, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा B से। तो आइए इन दो संख्याओं के लिए विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे स्टेप 1, पहला स्टेप में चलते हैं स्टेप 1 में। तो A कौन है, 867 बराबर B 255। अब Q खोजना है हमको, तो 255 से 867 में हम भाग देंगे। तो आइए बगल में हम भाग देते हैं 255 से 867 में। कितनी मर्तबा लगेगा, तो 25 का पहाड़ा परो 86 को देखकर 3 मर्तबा, 25 तिया 75 नहीं, तो 25 तिया 75, तो 3 पचे 15 के 5, हासिल बचा 1, 3 पचे 15 1 16 के 6, हासिल बचा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो क्या हम लिख सकते हैं, 255 गुना 3 जोड़ शेषफल क्या हुआ, 102। तो यहां पर लिखेंगे 102। तो R का मान क्या स्टेप 1 में 0 हुआ, नहीं हुआ। यहां हम देख सकते हैं कि R का मान 0 नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप रिपीट करना होगा फिर से एक बार। और रिपीट किसके लिए होता है, बता चुके हैं, B और R के मानों के लिए।
बी और आर के लिए हमेशा रिपीट होता है। तो आइए स्टेप सेकेंड में आते हैं हम लोग, स्टेप सेकेंड बी और आर के लिए। तो बी और आर, तो ये एक 255 बन जाएगा ए, 102 बन जाएगा बी। तो 255 लिखिए ए बराबर 102 गुना 102 से कितनी मर्तबा लगेगा भागा, आइए देते हैं। 102 से भागा देंगे 255 में, तो 10 दूनी 20, 2 मर्तबा आराम से लगेगा। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, क्या हो गया 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, यानी क्या हुआ 102 गुना 2, भागफल हुआ 2, शेषफल क्या हुआ 51। क्या स्टेप सेकेंड में भी आर का मान 0 हुआ? नहीं, आर का मान क्या है 51 है, आर 0 नहीं हुआ। तो फिर से एक बार रिपीट करना होगा, तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आर 0 ना हो जाए। तो किसके लिए रिपीट करते हैं? बी और आर के मानों के लिए रिपीट करना होगा। 102 और 51 के लिए अब अगले स्टेप में देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कि चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप थर्ड में चले आएंगे हम लोग। स्टेप थर्ड में बी और आर यानी 102 और 51 कैसे लिखेंगे? 102 बन जाएगा ए, 51 बन जाएगा बी। तो 51 से भागा देना होगा 102 में, स्पष्ट समझ सकते हैं। 51 से भागा 102 में कितनी मर्तबा लगेगा? 2 मर्तबा। 51 दूनी 102, शेषफल क्या हुआ 0। तो स्टेप थर्ड में स्टेटमेंट लिखा जाएगा 51 गुना 2 जोड़, रिमाइंडर क्या हुआ यहां पर 0। तो हमने क्या देखा स्टेप थर्ड में कि आर का मान 0 हो गया। स्टेप थर्ड में आर का मान 0 हुआ। तो जिस स्टेप में आर का मान 0 हुआ उसी स्टेप के भाजक बी का मान दिए गए संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो इस स्टेप का भाजक बी कितना है 51। इसका मतलब दिए गए नंबर का एचसीएफ क्या होगा 51 होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि अतः एचसीएफ 867,255 बराबर क्या होगा 51। बी का मान ही एचसीएफ होता है। ये मेरा हो गया आंसर। अगर आपको समझ में आया सवाल तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब सवाल नंबर हम लोग 2 देखें। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। यह सवाल नंबर 2 कह रहा है। किस तरह साबित करेंगे इस सवाल को हम? तो उसके इस सवाल को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं हम लोग। आइए कॉन्सेप्ट क्या है उससे पहले एक चीज समझें। ये कहना क्या चाहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर आप लें तो वो इन तीनों में से किसी न किसी रूप में होगा। कैसे? जैसे 15। आप जानते हैं 15 विषम संख्या है। सम और विषम के बारे में बताया गया है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। तो 15 एक विषम संख्या है। तो 15 इन तीनों में से किस रूप में है कैसे पता करेंगे? तो 15 बराबर लिखेंगे बी। बी का मान देखिए आप 6 यहां पर है। 6 भाजक के लिए सिद्ध करने कह रहा है इसको, तो हम लोग तो 6 लिखेंगे ही। अब 6 से भागा देना है इसमें। तो 6 से भागा 15 में कितनी मर्तबा लगेगा? तो 2 मर्तबा। 6 दूनी 12, शेषफल क्या बचता है 3। तो आप 15 को लिख पाते हैं 6 × 2 + 3। तो ये 6 आपका 6 हो गया। 2 ध्यान से देखिए, 2 एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो कहा था जहां q कोई पूर्णांक हो, तो ये पूर्णांक है इसलिए हम इसके बदले में q और +3 की जगह 3 लिखे। तो हम क्या देखें, ये 15 6q + 3 के रूप में आया। उसी तरह कोई और संख्या लें, जैसे 17 अगर ले लें। 17 किस रूप में आएगा? तो देखिए 6 गुना 6 से भागा दीजिए, कितनी मरतबा लगेगा? वही 2 मरतबा। 6 दूनी 12, और शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 5। 6 दूनी 12 + 5 17। तो ये भी किस रूप में आया 6। ये भी पूर्णांक है q + 5। तो 17 6q + 5 के रूप में आया। उसी तरह अगला ले लें 19। तो 6 से कितनी मरतबा लगेगा 19 में भागा? तो 3 मरतबा लगेगा। 3 मरतबा 6 तिया 18 प्लस हासिल बचा 1। तो किस रूप में आया 6। 3 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, इसलिए हम लिखेंगे q + 1। तो ये 19 किस रूप में आया 6q + 1 के रूप में। तो कोई भी लीजिए आप। अब कोई बोलेगा सर 1 लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेते हैं 1। तो भाजक क्या सेट करना है 6। तो 6 से 1 में कितनी मरतबा भागा देंगे? 6 से हम 1 में कितनी मरतबा दे सकते हैं भागा देंगे 0 मरतबा, क्योंकि एक बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 × 0 तो 0 होगा, शेषफल बचेगा 1। तो लिखेंगे 6 × 0 + 1।
तो एक भी किस रूप में आया, तो 6 या 0 आपका क्या है, पूर्णांक इंटीजर, इसलिए लिखेंगे q + 1। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से इन तीनों में से किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। अब इसको साबित कैसे करेंगे वो समझना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, सम और विषम का प्रॉपर्टी। सम का प्रॉपर्टी क्या है, एक सम संख्या, चलिए आपको दिखाते हैं। सम का प्रॉपर्टी है कि एक सम संख्या को किसी भी धनात्मक पूर्णांक से गुना करने पर हमेशा वो एक सम संख्या ही रहेगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 एक सम संख्या लिए, अब इसको गुना करें, 4 × 1 तो 4, 4 × 2 तो 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16। यानी सम संख्या को हम किसी से भी गुना करते हैं हमको मिलता क्या है, सम। कोई और भी ले सकते हैं, जैसे 6 लिए तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। हम एक सम संख्या को किसी भी धनात्मक पूर्णांक से गुना करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, सम। इसलिए ध्यान देंगे, कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहे 2q, लिखा रहे 4q, लिखा रहे 6q, अब जरूरी नहीं q ही हो, जैसे 6m 4k, और ये कह दे कि qmk, ये सब कोई धनात्मक पूर्णांक है अगर, तो ये 2q 4q 6q 6m 4k को आप क्या मानेंगे, तो मानेंगे एक सम संख्या। क्यों, क्योंकि इसके आगे में जो नंबर है वो सम है। अब ये सम किसी से भी गुना होगा, चाहे उसके आगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक आ जाए, वो बनेगा सम ही, है कि नहीं। इसलिए ये प्रॉपर्टी हुआ सम का कि सम को किसी से भी गुना करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, सम। लेकिन विषम संख्या के साथ ऐसी बात नहीं है। जैसे आप कोई विषम संख्या लेंगे 5, इसको गुना करिए 1 से तो बनेगा 5, लेकिन 2 से गुना करने पर 10, 3 से गुना करने पर 15, 4 से गुना करने पर 20, 5 से गुना करने पर 25। यानी एक विषम को जब हम गुना करते हैं तो वहां पर देखिए, जब विषम विषम से गुना होता है तो वो विषम रहता है। विषम को विषम से गुना किए तो वो विषम रहा, लेकिन जब एक विषम को सम से गुना किए तो फिर वो सम बन गया। इसका मतलब विषम संख्या के साथ बात क्लियर नहीं है कि विषम को जब विषम से गुना करेंगे तो विषम होगा, जब सम से गुना करेंगे तो सम होगा। इसलिए अगर लिखा रहे 5q 3q 7q, तो क्या इनको आप विषम कहेंगे अगर बता दे q पूर्णांक है, कोई धनात्मक तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये q क्या है धनात्मक पूर्णांक में, सम या विषम, ये क्लियर नहीं है। इसलिए ये बनेगा सम भी और विषम भी। तो हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं कि ये क्या है, सम या विषम, लेकिन हाँ इनके बारे में कह सकते हैं कि ये सम ही है, क्योंकि सम का प्रॉपर्टी होता है किसी से भी गुना करोगे वो सम ही रहेगा। तो ये एक बात समझानी थी, समझ गए। अच्छा, तो विषम का रूप तय कैसे होगा। अच्छा, एक तो गुना वाला प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, जोड़ वाला भी एक प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे 4 सम है, इसमें सम जोड़ते जाइए, 4 2 6, 4 में 4 जोड़े 8, 4 में 6 जोड़े 10। यानी कि सम में अगर सम जोड़ते हैं, सम में अगर जोड़ते हैं सम, तो हमेशा क्या बनेगा, सम। ये प्रॉपर्टी जोड़ वाला हो गया कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम रहेगा। अच्छा, वही सम को दोबारा ले लेते हैं 4, उसमें 1 जोड़ते हैं बनेगा 5, 3 जोड़ते हैं बनेगा 7, 5 जोड़ते हैं बनेगा 9। तो क्या देख रहे हैं आप कि सम में अगर हम जोड़ते हैं विषम तो वो क्या बनता है, विषम बनता है। तो सम संख्या का प्रॉपर्टी गुना में ये है कि सम को किसी से भी गुना करिएगा सम रहेगा, लेकिन सम संख्या में अगर सम जोड़ेंगे तो वो सम होगा, सम संख्या में अगर विषम जोड़ेंगे तो वो विषम होगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप इन प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझ गए हैं तो उसको इस तरह भी यूज करिए, जैसे 4q क्लियरली क्या है, सम। अगर इसमें 1 जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, विषम। अगर 4q में 3 जोड़ दें क्या बनेगा, विषम। क्यों, सम में एक विषम जोड़ेंगे तो विषम ही बनेगा। लेकिन उस 4q में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, सम, क्योंकि सम में सम जोड़ने से वो सम रहता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे हैं तो इस सवाल में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सवाल को अच्छी तरह समझ लें, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन किस तरह किया जाएगा।
इस तरह के सवाल विभाजन प्रमेयिका के आधार पर साबित करने जब भी कहा जाता है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि विभाजन प्रमेयिका अप्लाई करने के लिए तो भाई ए और बी चाहिए। कहाँ से आएगा ए और बी? तो याद रखेंगे, कथन जिसके बारे में होगा, स्टेटमेंट जिसके बारे में होगा वो ए होगा और बी का मान तो क्लियरली उस सवाल में लिखा रहेगा। तो आइए तो हम क्या देखते हैं, कथन किसके बारे में है? तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होगा। इसलिए हम लोग सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों को ए मानेंगे। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। कहेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों को हमने ए मान लिया। जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक सबको ए द्वारा डिनोट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? बी का मान तो क्लियरली दिया रहेगा। बी किस भाजक के लिए सिद्ध करना है? 6, तो बी का मान लेंगे 6। अब आप उनके लिए अप्लाई करेंगे विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए यहां लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो कथन उसका पहले लिखते हैं a बराबर BQ + R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा B से। तो आइए तो कहिए इसके लिए ए क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए ए लिख देते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक के बदले में, बराबर B यानी 6। क्यू नहीं पता, चूंकि ए क्या है ये पता ही नहीं है, तो 6 से हम किस में भागा दे रहे पता नहीं, तो इसका मतलब क्यू ही लिखेंगे। प्लस R, तो R भी पता नहीं है, R ही लिखेंगे। आगे इसको भी पूरा कीजिए, 0 R इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 बट लेस देन B, तो B का मान हो गया आपका 6। तो आपने लिखा धनात्मक पूर्णांक A बराबर 6Q + R। तो 6Q + R जब आप लिखे तो आप क्या देखेंगे? यही धनात्मक विषम पूर्णांक को 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो R का मान हमें चाहिए इसके लिए। तो R का मान क्लियरली यहां से आप देखिए क्या कहता है। R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा 6 से। तो ऐसे भी क्लियरली समझिए, भाजक अगर 6 है, दुनिया में किसी भी नंबर में 6 से भागा देने पर शेषफल क्या क्या हो सकता है? तो पूरी भाग लगा तो 0, 1, 2, 3, 4 या 5, यही ना होगा जो यहाँ क्लियरली कह भी रहा है कि R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा 6 से होगा। तो बस वहां से उठा के लिखेंगे R के संभावित मान। बोलेंगे चूंकि R के संभावित मान क्या सब होंगे? बोलिए, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 संख्याएं R के संभावित मान हो सकते हैं। R का शेषफल इस कंडीशन के लिए हो सकता है। अब इन मानों को बारी बारी से इसमें पुट करते हैं। हम कहते हैं जब R बराबर 0 हो तो A बराबर क्या होगा? 6Q + R। तो R के बदले लिखेंगे 0, तो बराबर आएगा 6Q + 0 बराबर 6Q आएगा। फिर अगला मान लेते हैं R का मान 1 हो तो A का मान क्या होगा? 6Q + R के बदले में क्या लिखना है? 1, तो बराबर 6Q + 1 कितना होगा? तो 6Q + 1 रह जाएगा, क्योंकि वो जुटेगा नहीं एक के साथ। फिर अगला मान लीजिए R बराबर 2 हो तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6Q + 2। फिर अगला मान लेते हैं R बराबर 3, तो A बराबर 6Q + 3। फिर अगला मान R बराबर 4, तो A बराबर 6Q + 4। फिर अगला मान R बराबर 5, तो A बराबर 6Q + 5। ये R के सभी मानों को हमने बिठा करके पाया कि A का मान 6Q + 1, 6Q + 4, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप में आया है। तो इन सभी रूपों में हमें सिद्ध करना है 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। तो अब ये कैसे साबित होगा? तो इनमें प्रॉपर्टी खोजिए। अभी हमने आपको बताया कि 6 एक सम संख्या है। इसमें जब किसी भी धनात्मक पूर्णांक से गुना होगा तो वो क्या बनेगा? सम। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये 6Q एक सम है। 6Q क्या है? सम। अच्छा, 6Q + 1 सम में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया विषम।
डबल टिक वाला विषम हो गया। अच्छा 6q + 2, सम में सम जोड़े तो ये बना सम। फिर देखिए सम में 3 जोड़ेंगे ये बनेगा विषम। सम में 4 जोड़े ये बना सम। सम में 5 जोड़े ये बना विषम। यानी यहां पर कुछ मान सम है और कुछ मान विषम है। कौन सब मान सम है क्लियरली देख सकते हैं। 6q + 2, 6q + 4। अब ये तीनों मान सम है तो क्या प्रॉब्लम हुआ भाई? प्रॉब्लम ये है कि ये a का वैल्यू है और a अपने आप में धनात्मक विषम पूर्णांक है। स्टेटमेंट क्या कहता है? a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जब एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो एक विषम का मान सम के रूप में कैसे आएगा? तो विषम संख्या और सम संख्या आपस में बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो सब वैल्यू सम आया है वो सब मान a का नहीं है। जो सब मान विषम रह गया वही सब मान a का है। तो आगे हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि चूंकि यहां 6q, 6q + 2 और 6q + 4 ये तीनों क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सॉरी, ये क्या है? ये तीनों एक धनात्मक सम पूर्णांक है ना? ये तीनों सम है, क्लियरली देख सकते हैं जो भी समझाया गया था आपको। जब ये तीनों सम है तुरंत आगे लिख देंगे जबकि a एक विषम पूर्णांक है। a एक विषम पूर्णांक है। तो भाई जब a विषम पूर्णांक है तो उनका मान कोई सम थोड़े ना होगा। तो फिर उनका मान कौन होगा? जो सब विषम रह गया। यानी कि अगर हम बात करें कौन है विषम? ये है विषम, ये है विषम और ये है विषम। तो फाइनली हम कह सकते हैं, इसी जगह हम लिख देते हैं कि अतः a का मान। अच्छा एक बात यहां पर थोड़ा एक चीज जोड़ सकते हैं कि 6q + 2, 6q + 4 एक विषम सम पूर्णांक है और a विषम है। तो अगर वो तीनों सम है और ये विषम है तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ढो लिख देते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि a का मान, इसलिए a का मान 6q + 2 या 6q + 4 नहीं होगा, है ना? यही मतलब हुआ कि वो तीनों सम है और a विषम है। तो a का मान फिर वो तीनों कैसे होगा? नहीं होगा। तो फिर a का मान क्या होगा? तो जो सब बच गया वही सब a का मान होगा। तो वही लिख सकते हैं कि अतः a का मान 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, है ना? क्या सिद्ध हुआ कि a का मान 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। a मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक। यानी यह साबित हुआ कि धनात्मक विषम पूर्णांक का मान 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा। इस तरह से यह सवाल हमारा प्रूव्ड हो गया। साबित करना था इस सवाल में। तो अगर आपको यह सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इसको नोट कीजिए। बिल्कुल इसी तरह सिस्टमेटिक आपको बनाना है, कहीं कोई लाइन बदलने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एग्जाम में बनाने के लायक होगी आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके अगले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। आज का क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका बचा हुआ सवाल अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से समझिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।